अस्सलामुअलैकुम। सबसे आगे मैं कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। जुम्मा मुबारक। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं एक सवाल से, और सवाल ये है, इंग्लिश और उर्दू ये दो ज़बानें हैं, इन दो ज़बानों में वुसअत किसकी ज़्यादा है ये आपने मुझे बताना है। लेकिन इसके साथ साथ एक छोटा सा सवाल मैं और करता हूँ कि जब हम कहते हैं इंग्लिश, तो इंग्लिश को उर्दू में क्या कहते हैं? ज़ाहिर अंग्रेज़ी कहते हैं। लेकिन उर्दू को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उर्दू ही कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वुसअत उर्दू ज़बान की ज़्यादा है और अंग्रेज़ी की थोड़ी सी कम लगती है। ये मेरी राय थी, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, और चूँकि हम एक नए साल की तरफ बढ़ रहे हैं, दिसंबर का महीना, और मैंने इस महीने के आगाज़ में भी आपसे कुछ सितारों की बात की थी, तो माहिर इल्म नजूम वो क्या बताते हैं साले 9 से मुताल्लिक। और आज हम उन 4 सितारों की बात करेंगे जिनके हवाले से ये पेशगोई की गई है कि वो 2024 में दौलत के मामले में, कमाने के मामले में, पैसे के मामले में बड़े खुशकिस्मत रहेंगे। यानी ये सितारे दीगर सितारों के मुकाबले में ज़्यादा पैसे बनाएंगे, ज़्यादा कमाएंगे, इनके सितारे खूब चमकेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बुर्ज सुंबला यानी वर्गो की, और इनसे मुताल्लिक ये कहा जा रहा है कि खुशकिस्मत सितारों में सबसे पहले इनका नाम आता है। और माहिरीन के मुताबिक जब नया साल शुरू होगा, नया सूरज तुलू होगा 2024 का, तो ये लोग पहले ही माली तौर पर मजबूत होंगे। और इस लिहाज से इनका अच्छा जो वक्त है वो 14 अक्टूबर 2023 के बाद से शुरू हुआ था, वो चलता रहा, और मार्च 2024 तक इन लोगों को माली तौर पर मुश्किलात न आने के इम्कानात वाज़े हैं। अलबत्ता इसके बाद कुछ अरसे के लिए शदीद मसाइल भी हो सकते हैं। यानी अच्छा वक्त है तो उसके बाद बुरा वक्त भी आ सकते हैं, तो आपने बड़ा प्लान के साथ चलना है। ये ना हो कि अच्छे वक्त में अगर आपने कोई बेहतर प्लानिंग न की तो जो बुरा वक्त आना है उसके लिए आप तैयार ना हो। तो कभी इम्कान ये है इनसे मुताल्लिक कि ज़्यादा दौलत ये कमाएंगे। ये तो हो गया एक सितारा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अक़रब की, और इसके हवाले से कहा यह जा रहा है कि अगर बहुत गौर करें तो बहुत सारे मामलात इनके अच्छे हैं, और पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपने कंट्रोल करने वाली जो आदत है उसके तहत जो नुकसान उठाया, उसके अलावा उनको माली एतबार से भी परेशानियों का सामना रहा। लेकिन अब यानी 2024 में ऐसा नहीं होगा, इनके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर होंगी। और माहिरीन ये बताते हैं कि इन अफराद को 1 जनवरी से लेकर 25 मई तक अपने करियर पर बहुत फोकस करना चाहिए, और वो मौके जिनका इन्हें कई अरसे से बेसब्री से, बेचैनी से इंतज़ार था, जब वो मौका मिले तो उसको अवेल करें, क्योंकि उनके पूरा होने के, ख्वाब पूरा होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रोशन हैं। तो इस साल यानी नए साल 2024 में जो स्कॉर्पियो से ताल्लुक़ रखते हैं, इस स्टार से ताल्लुक़ रखते हैं, वो बहुत पैसे कमा पाएंगे। तीसरा सितारा कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। और माहिर इल्म नजूम के मुताबिक जो कैप्रिकॉर्न वाले हैं, इनको भी बज़ाहिर नए साल में माली तौर पर मुश्किलात नहीं झेलनी पड़ेंगी, और ये अगर अपनी मेहनत से, अपनी हाजिर दिमागी के साथ काम करते रहे तो 2024 इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। खूब ये बेहतर इस साल को करने वाले हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को बहुत बेहतर तौर पे ये मटीरियलाइज़ करने वाले हैं। चौथा सितारा जो आज हमने इससे मुताल्लिक आपसे शेयर करना है वो है पाइसेस यानी बुर्ज हौत। इस फहरिस्त में ये जो आखिरी सितारा हम शेयर कर रहे हैं आपसे, अहम बात यह है कि इन लोगों का सितारा भी बहुत चमकेगा, और नए साल में जिस तरह से चमकेगा कि लोग दूसरों के मुकाबले में माली तौर पर बहुत लकी साबित रहेंगे। यानी होता है ना, समटाइम्स एक ही अपॉर्चुनिटी 2 लोगों को मिलती है, लेकिन एक अवेल कर पाता है, या एक के लिए इन्वायरमेंट बेहतर होता है और दूसरा अवेल नहीं कर पाता। हालांकि इन्वायरमेंट या मौका देखें तो एक जैसा ही होता है, लेकिन एक अवेल कर पाता है, एक नहीं कर पाता। वो ज़ाहिर है कुछ लकी होता है समटाइम्स, कुछ उसकी प्लानिंग होती है, कुछ उसके सितारे भी चमक रहे होते हैं। बहरहाल जो सितारों पे यकीन रखते हैं उनके लिए हमने ज़रूर सोचा कि आज शेयर करें। प्रेडिक्शंस होती हैं सारी की सारी, ज़ाहिर है उन सितारों से मुताल्लिक जो माहिर इल्म नजूम हमारे सामने लेकर आते हैं। कभी सच साबित होती हैं और कभी सच साबित नहीं होती हैं। अच्छा जी, बढ़ेंगे आगे, दीगर खबरें शामिल करते हैं। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप AI के थ्रू अपना ड्रेस चेंज कर सकते हैं, तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन बहुत जल्द ये होने वाला है। अपने लिबास को अपने पसंद के किसी भी रंग में महज चुटकी से या हाथ के इशारे से आप तब्दील कर सकते हैं। अगर नहीं तो हम आपको बता रहे हैं कि AI का दौर, इसमें ये हो रहा है कि AI की बदौलत ये सब कुछ हो पाएगा। हांगकांग के एक लेबॉर्ट्री के माहिरीन ने AI टेक्नोलॉजी के जरिए रंग बदलने वाला लिबास तैयार किया है, जिसमें एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा कैमरा मौजूद है, और इस लिबास में ऑप्टिकल फाइबर और ऊन का इस्तेमाल जिस तरह से किया गया कि गिरगिट की तरह रंग बदलता है ये लिबास। मिसाल के तौर पर फेसबुक के लाइक बटन की तरह अंगूठे को ऊपर करने पर लिबास गहरे नीले रंग का हो जाता है, जबकि हाथ से दिल बनाने पर लिबास
गुलाबी हो जाता है। किसी का चेहरा भी गुलाबी हो सकता है उस वक्त वैसे तो, लेकिन ये सिर्फ मैंने लाइटर नोट पर बात की है। एआई की जब बात कर रहे हैं तो ज़रा आपके इशारों से कैसे रंग बदल जाएगा इसकी बात हम कर रहे हैं। लिबास में नस्ब कैमरा हाथों के इशारे को समझता है और रंग बदलने में मदद फराहम करता है। माहिरीन के मुताबिक लिबास के रंगों को फ़ोन पर एक ऐप के थ्रू बदलना बड़ा मुमकिन हो जाएगा और ये टेक्नोलॉजी लोगों को मुख्तलिफ कलर्स के इजाफी मलबूसात ख़रीदने से रोकेगी कि अगर आप एक ही तरह के लिबास लेना चाहते हैं कि जी मैं एक शर्ट लेता हूँ उसमें वाइट भी ले लेता हूँ, ब्लैक भी और मे बी ग्रीन भी या ब्लू भी, तो शर्ट एक होगी और कलर उसका बदल जाएगा। इससे क्या होगा? एक तो ये कि आपके पैसे बचेंगे, दूसरा ये कचरा कम होगा। ज़ाहिर जब प्रोडक्शन कम होगी, जब कंजम्पशन कम होता है प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, तो वैसे भी इन्वायरमेंट के लिए बहुत बेहतर बात होती है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में इंडेंजर्ड अगर स्पीशीज़ की बात करें तो उसमें सब्ज़ कछुए इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में अब आते हैं और ये सब्ज़ कछुए अंडे देने के लिए जिस तरह से कराची के साहिल का रुख करते हैं, लेकिन अब साहिल पर जिस तरह से गलाजत है, गंदगी है, कंक्रीट के ढेर हैं, उसकी वजह से इन सब्ज़ कछुओं का इस साहिल पर आना, यहाँ अंडे देना खासा मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से नायाब कछुओं की इसकी नस्ल मादूमियत का शिकार है, ख़त्म होने का ख़तरा पैदा हो चुका है। माहिरीन के मुताबिक अगर कराची के साहिल पर इसी तरह तामीरात होती रहीं और इसी तरह से कचरा होता रहा तो फिर ये कछुए नहीं आएंगे वहाँ पर, नहीं अंडे देंगे और इनकी नस्ल आगे नहीं बढ़ पाएगी। और इसीलिए एनवायरमेंटलिस्ट ये मुतालबा भी करते हैं कि साहिल पर गैर कानूनी जो हट्स हैं वो हटाए जाएँ, दीगर ऐसी सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद की जाए जिससे इन कछुओं के जो हैबिटेट है उसको ख़तरात जो लाहक होते हैं वो ना हो। ज़ाहिर इसमें हम ये भी देखते हैं कि जिस तरह से अर्बन फॉरेस्ट्री का एक कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से हम देखते हैं कि साहिल पर कुछ जंगलात की तरफ कदम बढ़ाए भी गए हैं और वहाँ पर हम देखते हैं बहुत से वो परिंदे जो पहले नाराज़ हो गए थे अब वापस आए हैं, तो ये कछुओं के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। बढ़ेंगे आगे, सऊदी अरब की बात करते हैं जहाँ रियाद फेस्टिवल का तीसरा एडिशन इसका आगाज़ हो चुका है और फेस्टिवल के दौरान शहर की बुलंदोबाला इमारतें जगमगाती नजर आ रही हैं, लेज़र लाइट से रोशन हो गई हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अगर हम देखें, यहाँ पार्क्स की बात करें तो लेज़र लाइट्स के ज़रिए आर्ट्स के नमूनों को उजागर किया जा रहा है। इस वक्त हम स्क्रीन पर आपको दिखा भी रहे हैं, कहीं सब्ज़, कहीं नीली, कहीं गुलाबी सी रोशनी है और बहुत खूबसूरत ये रोशनी है। लोग बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं इसको, फोटोग्राफी हो रही है, वीडियोग्राफी हो रही है, बड़ा बच्चे भी इसको इन्जॉय कर रहे हैं और स्केटिंग के मुकाबलों का भी इनेकाद किया गया है यहाँ पर। और उन लाइट्स में बच्चे जिस तरह स्केटिंग कर रहे हैं तो देखने से ताल्लुक़ रखता है ये, और स्पेशली वो लोग जो टूरिस्ट हैं वहाँ पर या किसी और मुल्क से वहाँ पर मुकीम भी हों, वो बड़ा इन्जॉय कर रहे हैं इस मेले को। और ये रंगीन मेला जो शुरू हो चुका है ये भी कई दिन तक जारी रहना है, 16 दिसंबर तक ये जारी रहेगा। तो जो रियाज में रहते हैं वो तो इसको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जो किसी और शहर में हो, जद्दा में हो या दीगर शहर में हो, वो भी वहाँ पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस ज़बरदस्त लेज़र फेस्टिवल को जो कि हो रहा है रियाद में। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इसराइल की। जिस तरह इसराइल जुल्म बर्बरियत के पहाड़ गिरा रहा है गज़ा पर, उसकी बात करना बहुत अहम है कि कौन है जो इसराइल को लगाम डालेगा, कौन है जो इसराइल को रोकेगा, कौन है जो जंगबंदी की बात करेगा, कौन है जो इस वक्त वहां पर निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है उसकी आवाज़ उठाएगा। अगर गज़ा की बात करूं, 2 महीने यानी सिर्फ 7 अक्टूबर की बात की अगर मैं बात करूं, 10,000 फ़ज़ाई हमले कर चुका है इसराइल और मज़ीद तेज़ी ला रहा है इसराइल। और जिस तरह से इसराइली फोर्सेस गज़ा में इंसानियत सोज मज़ालिम की नई मिसालें कायम कर रही हैं और शहर में रहायशी इलाके हों, अस्पताल हों, स्कूल हों, शेल्टर होम्स हों, मुसलसल बमबारी कर रहा है। और ज़ाहिर है पहले तो फ़ज़ाई ऑपरेशन, अब इस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन वहाँ पर हो रहा है और इसके नतीजे में जो रिपोर्टेड फिगर्स हैं कि 7,000 बच्चों समेत 16,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, 43,600 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ज़ाहिर ये अभी अंडर रिपोर्टेड है क्योंकि बहुत से फ़लस्तीनी जो कि मलबे तले दबे हैं उनके बारे में कोई इत्तला नहीं है। सवाल बड़ा अहम, बड़ा सादा सा, उन बच्चों का क्या कसूर था, उन ख़वातीन का क्या कसूर था, उन निहत्ते फ़लस्तीनियों का क्या कसूर था जिन्हें पहले कहा जाता है कि अपने घरों को छोड़ दो, अपने इलाकों को खाली कर दो। पहले नॉर्थ से मुताल्लिक़ कहा जाता रहा कि आप साउथ में जाएं, लेकिन जाते हैं तो रास्ते में बमबारी होती है, वहाँ पहुँचते हैं तो बमबारी होती है। जिस तरह ज़मीन तंग कर दी गई है फ़लस्तीनियों के लिए, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। इस पर आज हम मज़ीद बात करेंगे। फ़लस्तीनी सहाफ़ी जलाल अल-फ़रज जो कि इस्लामाबाद में मुक़ीम है, आज हमें वीडियो लिंक के थ्रू ज्वाइन करें। जलाल, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मैं ज़रूर जलाल आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं गज़ा की, जब हम बात करें फ़लस्तीन की, जब हम बात करें इसराइली जबर की,
पहले जिस तरह से कहा जाता रहा कि अच्छा नॉर्थ से आप साउथ चले जाएं, उसके बाद हमने देखा कि जिस तरह रास्ते में भी और साउथ में भी जिस तरह से बमबारी होती रही, आपके पास चूंकि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आती है जलाल, आपके बहुत से कॉन्टेक्ट्स वहां पर भी है, मैं जरूर चाहूंगा जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा इस वक्त क्या हालात है वहां पर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब, मैं आपके सवाल का जवाब बिल्कुल दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं एक चीज़ वाज़ा कर दूं, एक चीज़ क्लियर कर दूं। हमारी पाकिस्तानी मीडिया में जो खबरें आती हैं, जो खबरें बताया जा रहा है, ज़ाहिर है कि हमारी जो पाकिस्तानी मीडिया है, इनकी जो ज़राया या इनकी जो सोर्सेज हैं, वो या फिर अरब मीडिया है या फिर इंटरनेशनल मीडिया है। लेकिन मेरी अपनी जो ज़राया है, मेरा अपना जो है वो 12 से 13 रिपोर्टर्स जो इस वक्त गज़ा में मौजूद है, कोने-कोने में मौजूद हैं, और वो मुझे हर लम्हा से आगाह करते हैं जो वहाँ पे सूरत हाल है। तो इसलिए कि मैं थोड़ा-सा फिगर्स जो शुहदा के और ज़ख्मियों की भी बिल्कुल बातों बिल्कुल। में इंशाल्लाह आगे आप देखिए, गज़ा में इस वक्त सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। इसराइली अंधाधुंध फ़लस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है। हर तरफ बमबारी है, हर तरफ बमबारी है, ठीक है? एक भी इंच गज़ा के अंदर सेफ नहीं है। फ़लस्तीनियों को पागल बनाया। कभी कहते हैं इनको शमाल की तरफ आप नक़ल मकानी करें, और बेचारे जनूब की तरफ नक़ल मकानी करें, वो जनूब की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर ही बमबारी करते हैं। जिस खान यूनिस का शहर का नाम आपने ज़िक्र किया है, वो मैं खुद खान यूनिस का हूँ। मैं खुद खान यूनिस अल-फ़र्रा कौम का है, जो खान यूनिस का है, और मेरे इस वक्त आप यकीन करें, मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ बहैसियत सहाफ़ी हूँ और फ़लस्तीनी भी हूँ। इस वक्त में मुझे अपने बहन भाइयों का, जिनकी तादाद तकरीबन बच्चे समेत, भाई-बहन इनके बच्चे समेत मिलाकर तकरीबन लगभग कोई 50 के करीब है, जो मुझे पता ही नहीं है वो है किधर है, वो किस हाल में है। इसराइल की जो बमबारी है, बनागाहों पर है, स्कूलों पर है, स्कूलें जो बनागाह बनी है, अस्पतालों पे, एम्बुलेंसेस पे, हत्ता कि उस जगह भी बमबारी कर रहे हैं जहां फ़लस्तीनियों को जाने का हुक्म दिया गया था। अब शुहदा की जो तादाद है, अगर कोई आपको कहे कि 16,000, बिल्कुल गलत, अच्छा 17,000 गलत, 18,000 गलत। इस वक्त फ़लस्तीनियों का जो रजिस्टर्ड शुहदा का तादाद है, वो 20,000 से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। अच्छा। उसके साथ-साथ आप ये भी आप लगा लें कि जो लोग मलबे तले भी हज़ारों की तादाद में इस वक्त हैं, जिनको निकाला नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई वसाइल नहीं है, वहाँ पर बिजली नहीं है, मशीनरी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इनके शुहदा का तादाद का तयन करना इस क़ब्ल अज़ वक़्त है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यकीन करें मेरे सामने 5 मोबाइल रखे हुए हैं, और मेरे रिपोर्टर्स एक-एक लम्हा से मुझे आगाह कर रहे हैं। जी। तो ज़ख्मियों का तादाद आप जिस आपने फरमाया, बिल्कुल आप जो आप सुन रहे हैं वो ज़ाहिर है आप नाज़रीन को बताएँगे। तादाद तो अभी 50,000 क्या 60,000 से भी ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं। बिल्कुल तो सूरत हाल क़यामत सुग़रा अगर मैं कह लूँ ना, यकीन करें कम लफ्ज़ क़यामत सुग़रा है। जी। बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात कि क़यामत सुग़रा के मनाज़िर वहाँ से आ रहे हैं, और ज़ाहिर है जो भी रिपोर्ट हो रहा है वो अंडर रिपोर्टेड है। वो चाहे ज़ख्मियों की तादाद की हम बात करें, वो शुहदा की बात करें, और ज़ाहिर है इसमें ख़वातीन, बच्चे, तो जो फिगर्स हम तक पहुँचते हैं वो ज़रूर शेयर करें। लेकिन आपके पास ज़ाहिर है फ़र्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वहाँ के रिपोर्टर्स से आ रही है, और आप वो शेयर भी हमसे कर रहे हैं, हमारे नाज़रीन से कर रहे हैं। जलाल, एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं जनूबी हिस्से की, उन इलाकों की और उन अस्पतालों की जो वहाँ पर हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब मेडिकल एड पहुँच नहीं पा रही, जिस तरह से वहाँ पर इलाज होना चाहिए वो हो ही नहीं पा रहा, चूँकि ज़ाहिर है उन तक वो सप्लाईज़ नहीं पहुँच रही, मेडिकल सप्लाईज़ नहीं पहुँच रही। अस्पतालों की क्या सिचुएशन है, उससे मुतालिक क्या खबरें आप तक पहुँची हैं? सर तब्बी इमदाद की आप बात कर रहे हैं, पानी नहीं है। पानी नहीं है। ना पानी है, ना तब्बी इमदाद है, ना कोई हॉस्पिटल सर्विस में है, ना कोई हॉस्पिटल में किसी मैं देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री का जो स्पोक्समैन है अशरफ साहब है, वो मेरा बचपन का दोस्त है। मेरा बचपन हम दोनों हम उम्र है, हम साथ यहाँ से पढ़ के गया, पाकिस्तान से पढ़ के गया अशरफ साहब। सही। यकीन करें, कह रहे हैं कि ना बिजली, ना पानी, ना कोई दवाई है, ना कुछ भी। और अभी जो बीच में कुछ दिन के लिए जो जंग बंदी हुई थी और इसमें तब्बी इमदादी चीजें आई थी और खुराकें, आपको और आपके नाज़रीन को बता दो, आपको हंसी आ जाएगी।
एक तो जो इमदाद आए हैं वो एक समझ ले कि एक समंदर में एक कतरा के बराबर नहीं है। और जलाल, जिस तरह से इसराइल मज़ालिम ढा रहा है वो अपनी जगह, और उसके साथ साथ जिस तरह से वो एक जंगी जुनून में मुब्तला है कि वो फ़लस्तीनी कल्चर मिटाने के दर पर है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है जिस तरह से वो कत्लेआम कर रहा है। कफिया, वो जो रुमाल इस वक्त आपने भी लिया हुआ गले में, हम ये देख रहे हैं पूरी दुनिया में जिस तरह से फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए इस रुमाल का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ज़ाहिर है ये एक ऐसा रुमाल है जो हक़ खुद इरादियत को बताता है। जिस तरह से फ़लस्तीनियों के साथ हम सब कि ज़ाहिर है इस वक्त दिल जुड़े हुए हैं कि वहाँ से जो मनाजिर आते हैं बड़े तकलीफ होते हैं। इस वक्त अगर हम दुनिया भर में देखें, जो मुजाहरे हो रहे हैं, जो आवाज़ उठाई जा रही है, जो अवाम अपने अपने लीडर्स पर एक प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं, जलाल आप इस प्रेशर को कैसा देखते हैं? ज़ाहिर है जब प्रेशर बिल्ड अवाम करेंगे अपने लीडर्स पर तो ज़ाहिर है तब लीडर्स को ये बात करनी पड़ेगी, चूँकि अभी भी हम देखते हैं कि लीडर्स ये बात कर नहीं रहे। जंग बंदी की बात करते हैं, साथ ही इमदाद दे देते हैं, साथ ही इसराइल के विजिट पे चले जाते हैं, साथ ही इसराइल के खड़े हो जाते हैं। जंग बंदी की बात तो नहीं हो रही, फ़लस्तीनियों की बात तो नहीं हो रही, निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ल होने की बात तो नहीं हो रही। देखिए, एहतिजाज की जो बात है पूरे दुनिया में फ़लस्तीनियों के गज़ा के हक़ में, इसका जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन मैं आज उम्मीद करता हूं कि मैं एक जुमला है, सवाल भी है। मैं पूरे दुनिया से एक सवाल करना चाहता हूं। 7 अक्टूबर को जब इसराइल पर हमला हुआ था, जब हमास ने, जंगजू ने, मुजाहिदीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत फरमाए, जब इन्होंने हमला किया है, अगले दिन जो बाइडेन पहुंच गया इसराइल और इसराइल के वजीर आज़म को गला लगा के कहा कि आप परेशान नहीं हो, मैं आ गया हूं। उसके बाद फिर वजीर खारजा, इस अमेरिका का जो वजीर खारजा है, वो भी यही हरकत उसने की है। आज मैं आपसे और आपके नाज़रीन से सवाल करना चाहता हूं, हमें किसने गला लगाया? मैं आपका सामने, मेरा नाम जलाल अल-फर्रा, सीनत सहाफ़ी फ़लस्तीनी, मेरे खानदान में से 52 लोग शहीद हो चुके हैं। हम लोगों को किसी ने गला लगाया? हमें किसी ने कोई तसल्ली दिया? हमें तो मरने के लिए छोड़ दिया, हमें भूख प्यासा के लिए छोड़ दिया। इस वक्त जनाब मोहतरम, इस वक्त वो गज़ा के अंदर जो क़यामत है, बमबारी का है, वो अपनी जगह पे, जो लोगों का जो कत्लेआम हो रहा उसको अपनी जगह पे रख के, इस वक्त आपके बहन भाई गज़ा के अंदर, अल्लाह की कसम है, इनका पास पानी पीने की नहीं है। अब पानी पीने का तक भी नहीं है, खुराक नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। बाकी ये आपका जो सवाल एहतिजाज लोगों की, देखिए इंसान के कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम है, इंसान की नजर में और इंसान के लिए सबसे बड़ी अदालत इनका ज़मीर। दुनिया देख रही है, दुनिया की आवाम देख रही है कि वो क्या हो रहा है। इसराइल के जिन ममालिक ने इसराइल के हिमायत की शुरू में, तो उन्होंने बाकायदा यही कहा इसराइल को, भाई हमने तो आपको कहा है हमास का खात्मा करो। मैं आपको बड़ा अच्छा सीन बता दूं, अमेरिका के अंदर है, एक मुजाहरा के दौरान एक सहाफी था, एक बंदे से पूछ रहा है, एक अमेरिकन बंदे से पूछ रहा है कि यार आप तो शुरू में मैंने आपको देखा है कि आप इसराइल के हक में खड़े हुए थे, तो आज क्या हुआ? आज आप फलस्तीन के हक में हो गए। तो उन्होंने क्या जवाब दिया? उसने कहा मैं तो इसराइल के हक में शुरू में था, हमास के खिलाफ, लेकिन मैं तो इसराइल के हक में नहीं हूं कि वो छोटे छोटे मासूम बच्चों को 3-4 टुकड़ा कर दे। यार यकीन करें, हमें तो अपने बच्चों का बुखार बर्दाश्त नहीं होता हमसे। बेशक फलस्तीन बच्चों का हाल आप देख रहे, किस तरह बच्चों की लाशी की, एक बच्चे की लाश हमें झंझोड़ रही है, पुकार रही है, बल्कि हिसाब मांग रही है कि हम क्या कर रहे हैं। हमें जरूर कहना चाहिए कि इस जंग में जो उसका साथ दे रहा है जालिम का, जुल्म का, और वो जो खामोश है वो भी जालिम का और जुल्म का साथ दे रहा है। जलाल अल-फर्रा बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। कल हमने बात की थी शादी से मुतालिक और बात ज़रा अधूरी रह गई थी, शादी कामयाब कैसे बनाई जाए। इसके साथ साथ जब हम रवैये की बात करते हैं, माजी में होने वाली शादियाँ, यानी अपने अगर बाप दादा की हम वक्त की बात करें या अगर हम मौजूदा हालात की बात करें, इस दौर की बात करें, कंपैरिजन ड्रॉ करना बड़ा अहम है। उस वक्त की शादियों में और आज की शादी में फ़र्क क्या है, रवैयों में फ़र्क क्या है, एक्सपेक्टेशंस कितने बदल गए हैं या कितने ज़्यादा हो गए हैं, और क्या चैलेंजेस हैं जो आजकल कपल्स को फेस करने पड़ते हैं। एट द सेम टाइम अगर हम सोशल इकोनॉमिक क्लास की बात करें और अपर क्लास की बात करें, क्या वजह है कि कुछ लोग
डरते हैं, खौफजदा होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से, शादी के नाम से। इसी पर बात करेंगे। साइकोथेरेपिस्ट तायरा मलिक साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस पर बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तायरा, मैं जानना चाहता हूँ आपसे, जब रवैये की हम बात करते हैं, क्या फ़र्क है माजी में होने वाली शादियों और आज की शादियों में? रवैयों में क्या फ़र्क है जिस वक्त डिसाइड होता था या डिसाइड होता है शादी करनी है? अच्छा, रवैयों से पहले हमारे हालात बदल गए हैं क्योंकि सोसाइटी बदलने लगी है। पहले हम लोग कम्युनिटीज़ में रहते थे, हमारे दादा वगैरह का काफ़ी लोग तो गांव में थे तब तक, शहरों में बाद में मूव हुए। तो गांव या जो मोहल्ला था ना, वो पूरा मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करता था। तो अगर कोई बीमारी आन पड़ी है तो वो सिर्फ हस्बैंड की जिम्मेदारी नहीं या वाइफ की जिम्मेदारी नहीं होती थी, वो खालाएँ फुफियाँ आस-पास लोग आके हेल्प कर दिया, घर में बच्चों के साथ हेल्प कर दिया और चीज़ों में हेल्प कर दिया। वो अब कम होने लगा है। हम जब शहरों में मूव किए तो बहुत इंडिविजुअल सोसाइटी हमारी होने लगी, विच मीन्स के हम अलग रहने लगे। अगैन वो बुरी चीज़ नहीं है, जॉइंट फैमिली भी एक अच्छी चीज़ है, बट हम जॉइंट में भी अब अलग अलग हैं। मतलब घर एक ही है लेकिन हम एक अलग अलग यूनिट्स बनने लगे, जिससे शादी पे हस्बैंड या वाइफ पे प्रेशर बढ़ गया, जिम्मेदारियाँ बढ़ गई। ठीक है। दूसरा, मीडिया ने थोड़ा रोमांटिसाइज कर दिया शादी को। उसमें ये होने लगा कि पहले शादी एक जिम्मेदारी थी जो आपने ख़ास एज पे निभानी है, उसके बाद बच्चे होने हैं, उसके बाद आपने कमाना है और बच्चों को पालना है। अब शादी एक सोर्स है दोस्ती, मोहब्बत, थेरेपी और इन सारी चीज़ों। ये तो अच्छा नहीं हो गया? बहुत अच्छा हो गया, लेकिन उसके लिए अगर हम तैयार रहें और शादी को उस तरह ट्रीट करें तो फिर ज़्यादा अच्छा है। विच मीन्स कि अगर आप अपनी बीवी से या हस्बैंड से थेरेपी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी वो हर बात इशू सुने, तो फिर अब ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो घर में बिरयानी भी अच्छी सी बनाए। वो फिर कहीं आके क्लैश आने लगा। हमारे पास जो कपल आते हैं वो यही कहने लगे हमें कि देखें, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं तो जॉब करती हूँ, तो मैं कुछ एक्सपेक्टेशंस इनकी अम्मा की या इनके अब्बा की नहीं पूरी कर सकती। एंड सेम फॉर द बॉयज़, बेचारे वो भी काफ़ी मजलूम है। वो ये कहते हैं कि अब मैं कमाता भी हूँ, मैं इसका ख्याल भी करता हूँ, मैं ये भी करता हूँ, कमाना ज़्यादा पड़ता है पहले से। अच्छा, ये भी चेंज आया, इकोनॉमिक डिफ़िकल्टीज़ बढ़ गई हैं। तो वो कहता है अब मैं अंकल को सलाम करने नहीं जा सकता हर थोड़ी देर बाद। बट बट अगर पहले तो आसान था ना, करीब करीब रहते थे, वो फारिग होता था, ख़ास टाइम के बाद तो चले गए। तो हमने ये देखना है शादी को कामयाब, मॉडर्न शादी को कामयाब बनाने के लिए कि अगर वहाँ से उसके रोल डिफरेंट हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ के, तो यहाँ फिर हमारी एक्सपेक्टेशन भी डिफरेंट होनी चाहिए। ओके। अगर ये सास ससुर सुन रहे हैं इस टाइम, वो उनकी भी, और मेरा ख्याल है मियाँ बीवी की भी आपस में। एग्रीड। एक न्यूट्रल सा ओपिनियन दीजिएगा, ज़्यादा बोझ मौजूदा दौर में लड़की पर पड़ा कि लड़के पर? देखिए, मैं न्यूट्रली दूंगी लेकिन न्यूट्रल लगेगा नहीं। सोसाइटी में ओवरऑल अभी भी जो बेयर द ब्रंट कर रहे हैं, जो बोझ बर्दाश्त कर रही हैं, वो ख़वातीन ही हैं। ये रिसर्च से साबित हुआ है, और सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं, वेस्ट में भी अक्सर ये होता है कि, लेकिन उनका ज़रा डिग्री कम है, हमारे यहाँ ज़्यादा है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ का मशवरा अभी भी सर्जन, चाहे वो लड़की है सर्जरी करके आई है हार्ट की, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ का मशवरा अम्मा अभी भी उसको देंगी। क्योंकि सोसाइटी, अच्छा इसका क्या रीज़न है कि सोसाइटी अभी अकेली औरत या अकेले मर्द के लिए इतनी तैयार नहीं है। ओके। और वो जो आपने बात की थी ना अपर क्लास वाली, वो शायद इसलिए भी रिलक्टेंट है शादी में कि उनके लिए फिर भी सोसाइटी इज़ अ बिट, क्या कहना चाहिए, ओके कि वो अगर अकेले भी रह रहे हैं। आप देख रहे हैं ना बड़े बड़े शहरों में ख़वातीन अकेली भी रह रही हैं। अकेलेपन से ज़्यादा अगर मैं यूँ देख लेता है कि शादी तो चलो वो कर लेंगे, या बहुत से लोग कर भी लेते हैं बाद में, लेकिन घबराते हैं पहले, शादी के नाम से घबराते हैं। उसकी वजह क्या है? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से घबराते हैं, या उन्होंने कोई किसी को तल्ख तजर्बा करते देखा इसलिए घबराते हैं, या उनको राइट पार्टनर, जिस तरह आपने कहा कि एक थेरेपिस्ट चाहिए, एक दोस्त चाहिए, एक साथी चाहिए जो बात सुने, वो नहीं मिलता इसलिए घबराते हैं? आई थिंक तीनों चीज़ें। और एक चौथी सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनको इतनी नीड भी उस तरह घर सेटल रोटी पकाने वाली की नहीं चाहिए। ओके। पहले मैं बता रही हूँ ना, मर्द का बड़ा सिंपल एक बेचारे का वो एक व्यू होता था कि मैंने घर में रोटी खानी है शलजम के साथ, तो वो कौन पकाएगा? अब तो ऑर्डर कर रहे हैं खाना, हम बाहर से खा रहे हैं, जो सोचो इकोनॉमिकली आगे है, आपको पता है वो ट्रेंड है, कुक्स रख लिए, सर्वेंट्स रख लिए। तो हमारे लड़के प्लस सोसाइटी इतना प्रेशर नहीं कर रही अभी भी कि तुम बड़े हो गए हो, बुढ़े हो रहे हो, बच्चे नहीं हो रहे। पहले बहुत ज़्यादा होता था। yes. तो मैं ये कहूँगी कि ठीक है उनके घबरा रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है वो रिलक्टेंट इसलिए है कि इतनी नीड भी नहीं है कि जल्दी जल्दी घर बसाया जाए, ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं। सोसाइटी बहुत इंटरनेट की वजह से, ये मीडिया की वजह से बहुत हर चीज़ रिसोर्स आपके हाथ में और जब अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ गई है, जब आपको मालूम है कि अच्छा आपको घर जो चलाने वाली नहीं, घर बनाने वाली, आपका साथ निभाने वाली या साथ निभाने वाला, ये ज़रा इक्वली है इंपॉर्टेंट। ये तो नहीं कि सिर्फ एक लड़की से आप एक्सपेक्ट करें, लड़के से भी एक्सपेक्टेशंस होते हैं बहुत ज़्यादा, विच इज़ ट्रू एंड होनी भी चाहिए। फिर भी क्या वजह है तायरा कि इतनी अवेयरनेस के बावजूद, इतना समझने के बावजूद हम अपनी शादी चला नहीं पा रहे? बहुत से ऐसे कपल्स हमें नजर आते हैं और इवन शोबिस सितारे नजर आते हैं, शादियां नहीं चलती। क्यों? अगेन सबसे पहली बात ये कि अब हम चूंकि हम मैनिपुलेट नहीं होना चाहते, हमें मजबूर कोई कर दे तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम रिसोर्सफुल हो गए हैं,
लड़कियां भी लड़के भी। तो पहले शादी में मजबूर करके शादी चला दी जाती थी, बड़े बूढ़े मजबूर कर दिया, खुद दिमाग ने मजबूर कर दिया कि नहीं शादी चलनी है, इंस्टीट्यूशन है वरना हिल जाएगा सब कुछ। अब शादी उस तरह का इंस्टीट्यूशन नहीं है, तो अगर ना भी हुआ तो हम अलग अलग रह रहे हैं। नंबर 1 तो ये है जी कि हम रिसोर्सफुल हो गए हैं और हम मैनिपुलेट नहीं होना चाहते। इसमें अगर हम यूँ देखें तायरा कि मर्द तो शायद वैसे का वैसा ही नहीं है, बदला होगा, मर्द में भी चेंजेस हैं, औरतों में ज़्यादा तेज़ नज़र आ रही हैं, औरतों में से कह सकते हैं नुमायाँ ज़्यादा हुई हैं तालीम और उसकी वजह से ना, वो अपॉर्चुनिटीज की वजह से, एकदम नुमायाँ हो गई। हाँ हाँ, तो डिपेंडेंसी कम हुई है जी। तो अब वो ख़वातीन जो एक तरह से कहती थी कि अब खाना कहाँ से मिलेगा, लिटरली खाने का इशू होता था ना, अब वो तो इशूज़ रहे नहीं ना मॉडर्न डे ख़वातीन को। इनफैक्ट आप यकीन करें सिर्फ अर्बन एरियाज़ की बात नहीं है, कई रूरल एरियाज़ भी जो हैं जो कि ज़रा थोड़े मॉडर्न हो गए हैं, वहाँ भी ख़वातीन अब इतनी डिपेंड उस तरह फील नहीं करती कि हमें हर हाल में बस खाने के लिए शादी करनी है। लेकिन एट द सेम टाइम ज़ाहिर है हम ये बात ज़रूर करेंगे कि नापसंदीदा अमल है अल्लाह के नज़दीक तलाक। बिल्कुल। तो ऐसे में चूंकि आप काउंसलिंग करती हैं, कपल्स की काउंसलिंग करती हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस वक्त आपने बुनियादी वजूहात क्या देखी हैं? जो कपल्स आपके पास आते हैं, ज़ाहिर जो आपके पास आ रहा है तायरा, वो इस सोच से आ रहा है कि मुझे अपनी शादी बचानी है, मुझे इस रिश्ते को बचाना है, मुझे इस प्यार को बचाना है, मुझे आगे बढ़ना है। इश्यूज़ क्या फेस करने पड़ रहे हैं हमारे कपल्स को जो कि अगर सॉर्ट आउट हो जाएं तो उनकी शादी भी चले, घर भी बर्बाद ना हो, प्यार मोहब्बत भी रहे? एक इशू तो ये है कि जो मीडिया ने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हैं ना खूबसूरती के और उन चीज़ों के, उसकी बेस पे ये लोग शादी तो कर लेते हैं। ओके। लेकिन मीडिया ने साथ साथ ये है, या हम लोगों ने अनफॉर्चुनेटली कोई शादी का कोर्स भी नहीं पढ़ाया कॉलेज में, ना ही हमारे पेरेंट्स ने पढ़ाया कि एक अच्छे पार्टनर में तुम्हें क्या ढूंढना है, तुम एक खास किस्म के लड़के हो, तुम्हारी ये आदत हैं, तो तुम्हें बीवी में क्या देखना है। तो एक तो मैंने अक्सर ये देखा है कि उनकी शादियाँ शुरू से ही मिसमैच थी, चाहे वो लव मैरिज थी चाहे वो अरेंज मैरिज थी, मिसमैच थी। क्योंकि लव में भी वो ये नहीं देख रहे थे कि मुझे क्या चाहिए, राइट। अब चाहिए में शक्ल तो चाहिए, वो खूबसूरत लग रही हैं, खूबसूरत लग रहे हैं, कमा अच्छा रहा है, वो पुराने हम ट्रेडिशन लेके आ गए, लेकिन हमें उनको ये भूल गया कि हमें अपनी फुलफिलमेंट के लिए, अपनी स्ट्रेस, वो सब कुछ करने के लिए जो थेरेपिस्ट चाहिए था, वो लड़के को पता ही नहीं था कि उस लड़की में वो एबिलिटी नहीं है, लेकिन वो उम्मीद उसी से कर रहा है। तो अक्सर मिसमैच की वजह से मैंने देखा है कि बहुत, तो हमें ज़रूरत है कि हम यंग जनरेशन जो हमारी है, हमारा मैं उस दिन स्टेटिस्टिक्स पढ़ रही थी, मेरा ख्याल है 60% तबका अंडर 25 है हमारा, 60% पॉपुलेशन, आई डोंट नो इफ आई एम रॉन्ग, 30 से नीचे की बात करें 60% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर 30। तो आई थिंक बहुत ज़रूरत है कि हम माँ बाप घर में, या बहुत मटेरियल गूगल करें तो इंटरनेट पे है, कि हम ट्रेन करें अपने आप को कि हमें एक शादी से चाहिए क्या, ये शादी में क्यों कर रहा हूँ। अच्छा, एक तो ज़ाहिर है पहले तो ये कि मैच होना चाहिए, मैच पर्सनैलिटी का मैच होना चाहिए, जिसके लिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। right. दूसरी बात अगर मिसमैच है, हाँ, लेकिन आप फिर भी दोनों चाहते हैं कि मैं इस रिश्ते को चलाऊं, हाँ, और खूबसूरती से चलाऊं, तो कॉम्प्रोमाइज नहीं। अच्छा, इसमें गुड न्यूज़ है कि शादी जितनी भी बिगड़ी हुई हो या मिसमैच हो, अगर पार्टनर्स कोशिश करें, अनलेस खुदा न खास्ता देयर इज अब्यूज और अदर थिंग्स, वो तो हम नहीं कहते, वो तो जीरो टॉलरेंस, वो तो जीरो है, लेकिन अगर तो हर शादी बचाई जा सकती है। गुड न्यूज़ ये है, शादी इज़ अ ग्रोइंग थिंग, एक स्टेल थिंग नहीं है। हम शादी को ऐसे गिनते हैं जैसे ये मग है, ये ग्लास है, या ये अच्छा है या ये नहीं है, राइट। शादी ऐसी नहीं है। शादी पे अगर हम डेली काम करेंगे तो वो बेहतर बनाई जा सकती है। नंबर 1, हम शादी को अपनी सबसे कम एनर्जी देते हैं। हम कंप्लेन ज़्यादा करते हैं, लेकिन हम काम में जो एनर्जी लगाते हैं, आप देखें शादी पे हम वो वाली एनर्जी नहीं लगाते, ना सीखने में। अब आप जब जॉब बदलते हैं या कहीं और जाते हैं तो आप सीखते हैं, yes, अब मैं एडजस्ट होते हैं उस माहौल में, अब मैं लर्न करूं, अच्छा मैं कोई डिग्री कर लूं, अच्छा मैं नया सर्टिफिकेट कर लूं। शादी एक बार हो गई, वी नेवर ट्राई टू वर्क ऑन इट। बहुत कम कपल्स हैं जो कि अब मुझसे पूछते हैं कि आप हमें कोई कोर्स बताएं जो ऑनलाइन है, और बहुत हैं कपल्स के, हाँ, कि जो हम मिल के कर सकें, जो हम सीख सकें कि किस तरह एक शादी चलाई जा सकती है। नंबर 1 तो ये है ना कि हमें सीखना है, हम शादी को टाइम देना है। क्या बात है, इट्स ऑलवेज अबाउट गिव एंड टेक, लेकिन उसमें आपने टेक को बाद में रखना है। यू हैव टू गिव समथिंग, पहले प्यार दें, पहले मोहब्बत दें, पहले उसके लिए कुछ करें, और फिर एक्सपेक्ट भले आप करें, ना भी करेंगे तो वापस आएगा। तारा, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थी। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। WBO यूथ वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर उस्मान वजीर, इनकी जबरदस्त कामयाबियों का सफर जारी है और बैंकॉक में थाई हरीफ को अपने होम ग्राउंड पर शिकस्त दी। थाई बॉक्सर उस्मान वजीर के जोरदार मुक्कों की ताब ना ला सके और तीसरे राउंड में ही नॉकआउट हो गए। यूं उस्मान वजीर ने मुसलसल 12वीं इंटरनेशनल फाइट अपने नाम की, और ज़ाहिर ये बड़ा अहम था उनके लिए कि वो अपनी इस जीत को बरकरार रखें, इस टाइटल को वो बरकरार रखें। तो उस्मान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उस्मान, जिस तरह से फाइट आप जीते, मैं ज़रूर चाहूँगा ज़रा उस फाइट से मुतालिक बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की थी, अल्लाह पे भरोसा था, अपनी मेहनत पे, तो विन की मैंने फाइट। और कैसे रहे तीनों राउंड? ज़रा तीसरे राउंड में आपने नॉकआउट किया,
बहुत अच्छे थे। हमने वहीं प्लान किया था लाइक फ़र्स्ट राउंड हमने इजी जाना है, देखना है क्या लाइक कौन से कॉम्बिनेशंस है, क्या मूव होते हैं आपके ओपोनेंट के। तो सेकंड राउंड से फिर हमने अपना प्लान फॉलो अप किया। और उस्मान, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है हर थोड़े अर्से बाद आप किसी को चैलेंज करते हैं, फाइट के लिए जाते हैं, ज़रा आपने मेंटेन रखना है अपने इस टाइटल को। बिल्कुल लाइक आप हर 2 मंथ्स बाद एक फ़ाइट आप लड़ते हो, क्योंकि ये कि ऑल अराउंड वर्ल्ड जितने भी बॉक्सर्स हैं वो फाइट्स कर रहे होते हैं। तो अगर आप नहीं लड़ते तो आपके पॉइंट्स नीचे होते हैं। तो आप पॉइंट्स आप जितना फाइट लड़ोगे तो आपके पॉइंट्स मेंटेन रहेंगे और इम्प्रूव करेंगे। और वापस आके रेस्ट किया उस्मान, या बैक टू रूटीन? नहीं, अभी तक रेस्ट है, ऑलमोस्ट 1 वीक रेस्ट होता है। ट्रेनिंग की जब बात करें उस्मान, तो कोई और मुकर्रर आपने हदफ कर लिया अपना, या बस फिलहाल रूटीन की ट्रेनिंग करनी है? बिल्कुल, अभी मैं ओपन रैंकिंग्स में हूँ, तो अभी इसमें ये है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट फाइट है वो होगी लाइक अनाउंस करेंगे 1 वीक तक हमारे प्रोमोटर। तो अब वही लाइक जो ओपन फाइट्स वो लड़ेंगे, उसके बाद फिर टाइटल शॉट्स देखेंगे। ओपन फाइट से क्या मुराद है? लाइक ओपन रैंकिंग जिसमें सारा कैटेगरी होती है, इसमें जूनियर होता है, फिर यूथ लेवल होता है, फिर ओपन होता है। अच्छा, यानी जूनियर इज़ डन, यूथ इज़ डन, अब ओपन की तरफ आपने जाना है, ये एक तीसरा फेज़ होगा। बिल्कुल, यूथ का फिर मैंने फर्स्ट एवर जो मैंने टाइटल जीता था वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसके बाद आप ओपन में। अच्छा, और उस्मान, हम देखते हैं कि जिस तरह आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, इवन अभी तो आप कर रहे हैं कि उससे पहले भी जब आप टाइटल से पहले भी ट्रेनिंग कर रहे थे, हमें उस जिम में खुशहाल खान भी नज़र आते हैं, अदाकार हैं, ज़रा हमारे पास भी 1-2 दफ़ा आए थे स्टूडियो में। इसके अलावा और बड़े हमें शोबे सितारे नज़र आते हैं, तो उनको ट्रेनिंग करा रहे हैं, उनको फाइट की तरफ लेकर आ रहे हैं, बॉक्सिंग की तरफ लेकर आ रहे हैं, या बस शुगर लगा होता है? बिल्कुल, जो कहते हैं मैं फिट हूँ या समझता है मैं मजबूत हूँ, या तो मैं कहता हूँ बॉक्सिंग ट्राई करो, वहाँ पे फाइट लड़ो, फिर देखते हैं कितना आप। तो खुशहाल ट्रेनिंग कर रहा है मेरे साथ, और वो वाकई में लाइक एक एथलीट की तरह है, बहुत क्रेजी है। लाइक जितने एक एथलीट ट्रेनिंग करते हैं उतना वो भी फोकस। यानी खुशहाल नज़र आएंगे हमें आइंदा आने वाले दिनों में रिंग में उतरते हुए, बॉक्सिंग के मैदान में। यानी अदाकारी में तो उन्होंने जो कारनामे कर रहे हैं ज़ाहिर है माशाल्लाह, लेकिन बॉक्सिंग में भी नज़र आएंगे हमें वो? देखिए, हम सब तो चाहते हैं और हम सब तो चाहते हैं, और ये अच्छा है क्योंकि जितने भी कंट्रीज, जितने भी डिफरेंट फील्ड के जो है वो सब बॉक्सिंग में आते हैं, हम बहुत ट्राई करते हैं, तो उसको भी शौक है बहुत, और है क्रेज़ी भी है लाइक स्पोर्ट्स के हवाले से, फिटनेस है। मे बी वन डे। अच्छा उस्मान, आप ज़रा 30 नवंबर की फ़ाइट पर आते हैं। आपने तीसरे राउंड में अपने थाई रिफ को नॉकआउट कर दिया, यानी हराया सो हराया, आपने नॉकआउट किया। ज़रा डिटेल से बताइएगा कैसी रही वो फ़ाइट ओवरऑल? देखिए, बॉक्सिंग ऐसा एक्सेंट पंच, अगर आप उससे नहीं हराते, क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि हमने लाइक उससे फर्स्ट राउंड में नॉकआउट करना है, या हमें ये होता है कि हमने विन करना है, और राउंड टू राउंड हमारे प्लान्स होते हैं। तो उसमें ये होता है अगर आपका अच्छा पंच कनेक्ट हो जाए, तो अगर आपका ओपोनेंट लाइक आपको फील हो रहा हो कि वो हर्ट हो गया, तो उसके बाद फिर लाइक कोचेस कहते हैं कि आपने उसको टाइम दोबारा नहीं देना, तो डेफिनेटली नॉकआउट करेंगे तो फाइट ख़त्म होगी, और जितनी जल्दी फाइट ख़त्म होती है उतना लाइक आप सेफ होते हैं कि आप विन करते हैं। समटाइम्स ये होता है आप इजी जा रहे होते हैं और आपको खुद पता नहीं होता कि जजेस क्या स्कोरिंग कर रहे हो, फिर लास्ट में या ड्रॉ होगी या आप लूज़ भी कर सकते हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको चांस मिले तो आप नॉकआउट करें। अच्छा उस्मान, ज़ाहिर है किसी बॉक्सर की बात करें, एथलीट का हम जिक्र करें, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं, और किसी भी फाइट में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आप दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझें, पढ़ें। तो मैं ज़रूर चाहूँगा, व्हाट वाज योर स्ट्रेंथ एंड व्हाट वाज हिज वीकनेस? मेरी स्ट्रेंथ यही थी कि सबसे पहले तो मुसलमान है, आपको पता है, मतलब हारने वाला हमारे माइंड में होता ही नहीं है, और ये उसके वीकनेस यही होता है कि लाइक देखिए हर फाइटर का ये कोई भी हो, उसको जब पंच कनेक्ट होते हैं तो वो डेफिनेटली उसका स्टेमिना ख़त्म होता है। तो सेम उसको वही था, लाइक फर्स्ट राउंड के बाद जब उसे पंचेस लगे तो ऑलमोस्ट उसका जितना स्टेमिना था वो बहुत वीक हो चुका था। तो उसके बाद फिर जो थर्ड राउंड था उसमें हम 100% हम गए। तो ये जो थर्ड राउंड था उस्मान, ये लास्ट राउंड था, या टोटल कितने राउंड्स होते हैं? नो, ये 8 राउंड फाइट्स थी, यानी तीसरे में मुका दिया? हाँ, तीसरे हमने नॉकआउट किया। और इस फाइट की वजह से बाद मुलाकात हुई, गपशप हुई, या नॉर्मली भी जब आपकी फाइट होती है किसी भी एथलीट के साथ, बॉक्सर के साथ, हराएं और उसके बाद बातचीत होती है आपस में, हमने फिर दूर दूर? बिल्कुल हम्बल होते हैं, लाइक डिपेंड करता है कि क्या कौन सा कल्चर है। लाइक आपको पता है जो थाईलैंड है वो बड़ा लाइक सर झुका के बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। फिर सम ऐसे कंट्रीज़ है वो बड़े हारने के बाद गुस्से में होते हैं, वो नहीं मिलते हम उनसे। कुछ ऐसे होते हैं अच्छे होते हैं, उनसे हम फिर मिलते हैं। तो डिपेंड करता है दोनों की क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या उनकी। और अब जब उस्मान हम आगे आने वाले दिनों की बात करें, फाइट्स की बात करें, जो आपने हदफ मुकर्रर कर रखे हैं, आप ओपन की ज़ाहिर बात भी कर रहे हैं, तो माइंड में कोई ऐसा बॉक्सर आता है ओपन में लेकर कि इसके साथ मुझे फाइट में जाना है, या हो सकता है किसी ने चैलेंज भी किया हो आपको? बिल्कुल, मुझे लाइक एक इंडिया से फाइट का था, चैलेंज हुआ था। तो हमारा टारगेट है कि हम 24 में लड़े, क्योंकि वो पहले आमिर खान के भी ओपोनेंट थे, और तो वो लाइक पाकिस्तान को वैसे भी शौक है इंडिया पाकिस्तान की जो राइवलरी है देखने को।
तो हमने कहा क्रिकेट की तरह यहाँ पे भी एक फ़ाइट लड़ते हैं, तो वो टारगेट है। उसके अलावा 3 और फाइट्स हैं, तो ये 4 फाइट्स है जो हम 24 में और ये सारी जो हैं जो 2024 की फाइट्स की आप बात कर रहे हैं, ये ओपन फाइट्स होनी है उसी कैटेगरी में? है, इसमें फिर टाइटल शॉट्स हैं, और वो देखें में टाइटल शॉट हमें पहले मिलता है या बाद में मिलता है, तो ये सारी उसी के लिए तैयारी है अभी। और चूंकि उस्मान आप ज़रा कई बार मुख्तलिफ मुल्कों में गए, आप बहुत से एथलीट से मिलते हैं, आप उनकी स्ट्रेंथ्स एंड ट्रेनिंग्स को देखते हैं, क्या फ़र्क नज़र आता है जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं अपने आप को? जी हमारे यहाँ कंडीशंस डिफरेंट हैं, मौक़े डिफरेंट हैं, फैसिलिटीज़ कम हैं, और जब कंपेयर करते हैं किसी और मुल्क के बॉक्सर के साथ कि जी वहाँ पर ज़रा माहौल ज़्यादा बेहतर है, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है, क्या डिफरेंसेस नज़र आते हैं आपको? हर कंट्री के अंदर एक स्पेशल होता है, और जैसे कि अभी पाकिस्तान में तो आपको पता है फैसिलिटीज़ नहीं है, और अभी हमारी यही कोशिश है क्योंकि ओपन फाइट से तो हम कैंप बाहर करें। तो हमारी टीम है इस टाइम यूएस में थी, अभी वो वापस आ चुकी है फ़िलीपींस, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे उनके साथ कैंप करें, क्योंकि वहाँ पे सीखने को आपको बहुत कुछ मिलता है, और वो टॉप क्लास है, लाइक वर्ल्ड के टॉप 10 उनके पास बॉक्सर्स हैं, कोचेज़ हैं, वर्ल्ड चैम्पियंस बनाए हुए, तो उनको पता है कि आप एक फ़ाइटर को कैसे बिल्ड करते हैं ईजीली। तो हमारी कोशिश है कि उनके साथ ट्रेनिंग करें। और उस्मान, जिस तरह इस फाइट के बाद भी लोग बड़ा मुबारकबाद आपको दे रहे हैं, बहुत चाहते हैं आपको, फॉलो करते हैं आपको, अब अगली फ़ाइट के लिए आपने ज़रा तैयारी करनी है, कुछ मैसेज देना चाहते हैं अपने फैंस को, देखने वालों को? बिल्कुल, बस यही मैसेज है, दुआ करते रहें, आप सबकी दुआओं की वजह से हम कामयाब होते हैं, क्योंकि दुआएं ज़रूरी हैं। तो बाकी मेहनत हमारी तरफ से 100% है, और इंशाल्लाह जैसे वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप जीता, वही टारगेट है कि ओपन में जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में हमें चांस मिले या कोई भी टाइटल, तो हम वो अटैम्प्ट करें और पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान का नाम पूरी दुनिया में। और उस्मान थोड़ा छेड़ भी लेते हैं आपको, ये सारी की सारी फाइट्स जो भी आगे आने वाले दिनों में आप प्लान कर रहे हैं, ये एज सिंगल ही आपने लड़ी, नहीं कवारेपन के साथ ही आप जाएंगे रिंग में? ये मुश्किल सवाल है, अब देखें वो नसीब की बात है, हो सकता है ना हो कवारे हो सकता है कवारी हो। नहीं तो वो शादी का साल बताएं ना आप, फाइट के साल तो बता रहे, शादी का साल बताएं हमें, शादी का साल उस्मान का कौन सा है? वो देखिए मेरी अम्मा अब्बा को पता है कौन सा साल है, तो वो जजेस, उसके जो जजेस वो वही हैं तो वो जब फैसला करेंगे हम तो रेडी हैं, हम अगर वो अभी करवाते हैं हम अभी भी रेडी हैं। यानी आपकी ख्वाहिश है कि अभी हो जाए? ख्वाहिश डेफिनेटली, मतलब बॉक्सिंग कैरियर के बाद, फर्स्ट कैरियर उसके बाद। उस्मान बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। विश यू ऑल द बेस्ट उस्मान फॉर द नेक्स्ट चैंपियनशिप।